नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मिस्टर SK में। आज हम कुछ सीखेंगे। साइंस का बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन छोटा है लेकिन आपके एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो आपकी प्रतियोगी परीक्षा हो सकती है, चाहे वो आपकी एकेडमिक परीक्षा हो सकती है ना। एकेडमिक वाले बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं, और जितने भी मेरे भाई बहन जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहेंगे। शुरुआत में जानेंगे है ना, टॉपिक क्या है हमारा, पदार्थ, जिसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल, यानी एक शब्द और है द्रव्य। द्रव्य, पदार्थ, मटेरियल होता क्या, किसे कहते हैं द्रव्य। तो देखो जानेंगे। कोई भी पदार्थ, हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, ये मेरा बोर्ड है ना, ये और भी जितनी भी हमारे आसपास की जितनी भी आपको चीजें जो दिखाई दे रही होंगी आपके आसपास, वो सभी क्या है, सभी आपके मटेरियल है, किसी न किसी से बनी हुई है, और क्या है वो द्रव्य है ना। तो वही सब क्या है, पदार्थ है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि पदार्थ यानी वस्तु यानी द्रव्य कहते किसे हैं, कैसे बनी होती है ना, तो किस तरह से इसका जो है निर्माण होता है। तो देखो, जैसे कि मेरे हाथ में क्या है, मार्कर है, इसका कोई ना कोई क्या है, एक आकार होगा है ना, एक इसका आकार है। तो कोई भी वस्तु होती है उसका एक आकार होता है, इसमें कुछ ना कुछ तो वजन होगा, यानी इसका क्या होगा, एक द्रव्यमान होगा। तो कोई भी वस्तु, जितने भी हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, उसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है और उसका आकार होता है ना, और उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, एक शेप दी है। जैसे क्या है, सिलेंडर की शेप का है, मेरा बोर्ड कैसा रेक्टेंगल की शेप का है। तो हर एक चीज का एक अलग आकार होता है ना, एक अलग द्रव्यमान होता है, और उसमें अलग एक जो है शेप दी जाती है। तो कोई भी वस्तु कैसे बनी है, क्यों, मतलब किस तरह से वर्क कर रही है, और वो क्या है, कितना प्लेस घेर रही है ना। तो हर एक वस्तु, तो इसकी पदार्थ की सिंपल डेफिनेशन आप इस तरह से याद रखते हैं कि जो भी वस्तु स्थान घेरती है, जिसमें एक खुद का द्रव्यमान होता है और एक आकार, एक स्वरूप, यानी उसका एक भौतिक स्वरूप होता है, वो आपकी वस्तु यानी कि मटेरियल, द्रव्य कहलाती है। ये बनी किससे होती है, तो कोई भी वस्तु है आपकी कणों से मिलकर, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं है ना, इन कणों से मिलकर के कोई भी एक वस्तु बनी होती है, चाहे वो कोई वस्तु हो सकती है। इन कणों को क्या बोलते हैं, इन कणों को जो हम अणु बोलते हैं ना, यानी मोलिक्यूल्स बोलते हैं। इन अणुओं से ही आपका एक यौगिक यानी कि पदार्थ बनकर के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो वस्तु किससे बनी होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के ये वस्तु बनी होती है। हर एक वस्तु के अंदर बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, जिसे आप अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप इन वस्तुओं के कणों को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जान लेंगे इन कुछ कणों की विशेषता, यानी जो इस वस्तु के अंदर कण हैं उनकी क्या क्या विशेषता रहेंगी, उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, वो आपके एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो देखो, जो कण हैं, यानी जो किसके अंदर कण थे, एक वस्तु जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर में कुछ ना कुछ कण होंगे, उन कणों की क्या क्या विशेषताएं होंगी, तो मैंने देखो एक पॉइंट वाइज लिख रखी है कि जितने भी इसमें कण होंगे, कण यानी आपस में क्या कर रहे होंगे, गतिशील कर रहे होंगे, यानी मूवमेंट जो है कर रहे होंगे, क्या से इधर से इधर, मोशन उनकी चल रही होगी है ना, एक इधर से उधर जा रहा होगा, उधर से इधर जा रहा होगा, यानी वो स्टॉप नहीं होंगे, स्थिर नहीं होते, क्या होते हैं, चलायमान होते हैं। यानी कि कण कैसे होते हैं, कण आपके जितने भी वस्तुओं के सभी कण आपके गतिशील होते हैं। और मैंने जैसा कि ये चित्र दिखा रखा, भी मैं इनको भी एक्सप्लेन करूंगा। इन चित्रों में जो भी मैंने कण बना रखे हैं, देखा आपने इनमें कण, इन कणों के बीच में आपको जगह दिखाई दे रही है ना, देखो यहाँ पे भी जगह है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, लेकिन इनके बीच में क्या है, जगह तो है ना। तो कणों की विशेषता में एक पॉइंट हो जाएगा कि कणों के बीच में जो है क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। और ये कण, जैसे इस मार्कर में कण होंगे, ये कण किस क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, यानी अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, अंतर आणविक बल लगा होता है, यानी आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये जो इनके कण होते हैं, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं ना। तो ये भी क्या है, एक कणों की विशेषता होगी, यानी कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, क्योंकि कणों के बीच में क्या होता है, अंतर आणविक बल होता है, जिसके कारण एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। चाहे वो आपकी सॉलिड हो गई, चाहे आपकी लिक्विड हो गई, गैस, हर किसी में क्या होते हैं, कणों के बीच में अंतर आणविक बल लगा होता है। ये कुछ थी इन जो द्रव्य यानी पदार्थ के कणों की कुछ विशेषताएं। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो द्रव्य है इसके टाइप्स कितने, यानी कितने की प्रकार है ना। मैं तो शॉर्ट में वीडियो खत्म करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाती है ना, कम समय में आपको ज़्यादा जो नॉलेज दूंगा। दो क्या है, जैसे पदार्थ की वैसे तो आपकी 5 आपकी क्या है, अवस्थाएं हैं, लेकिन जो मुख्यतः आपकी अवस्थाएं हैं पदार्थ की कितनी है, 3 है, ठोस, द्रव और गैस। यानी ठोस को क्या बोलेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं हैं। तो अक्सर आ जाता है कि सॉलिड किसे कहते हैं, लिक्विड किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। ये एकेडमिक वालों के लिए डेफिनेशन आ जाती है, और कॉम्पिटिटिव के लिए आपके वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाती है। ठीक है, तो देखो सॉलिड,
और लिक्विड और गैस, इसकी डेफिनेशन आपके इन कणों से ही आप जो आसानी से याद कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, हर एक वस्तु के अंदर क्या होते हैं, कण होते हैं। कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इनके बीच में अंतराण्विक बल लगा होता है। तो क्या अंतर है कि इनके बीच में कण पास पास में है, इनमें देखो थोड़ा थोड़ा दूर दूर में है, और इनके बीच में जो है जगह ज़्यादा है। इसी से डेफिनेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। यानी जो सॉलिड है, ठोस, ठोस क्या होता है, वह वस्तु जिसके अंदर कणों के बीच में रिक्त स्थान कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। इनकी अपेक्षा इनमें देखो रिक्त स्थान के बीच में क्या है, बहुत ही कम देखने को मिल रहा होगा, है ना। तो क्या होगा, कण इसमें पास पास में होंगे, यानी कि इनके बीच में जगह कम होगी। और कणों के पास पास में होने का कारण क्या है, क्योंकि जो इनके भी जो कण हैं वो अपने एक दूसरे को ज़्यादा आकर्षित कर रहे होंगे। मतलब इनके बीच में जो आकर्षण बल यानी कि अंतराण्विक बल है वो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए जो इसके कण क्या है आपस में एक दूसरे को खींच रहे होंगे, और ये आपस में क्या है, बहुत ही ज़्यादा पास पास में है। ठीक है, तो ठोस में क्या होगा, कण बहुत ज़्यादा पास पास में होंगे, अंतराण्विक बल क्या होगा, उसमें ज़्यादा होगा, यानी कि अधिक हो गया। तो ये तो हो गई आपकी सॉलिड की डेफिनेशन। एक डेफिनेशन और आ जाती है जो बेसिक आप क्लास जो है जूनियर क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं, क्या, आयतन और आकार, है ना। तो आयतन और आकार से भी समझ लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। आयतन को क्या बोलेंगे हम, वॉल्यूम, और आकार यानी कोई उसका जो शेप होता है, एक आकृति होती है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो देखो जैसे कि क्या है, ये लगभग क्या है मेरे हाथ में, मार्कर है, बोर्ड है ना, यही एग्जाम्पल है मेरे सामने। तो अभी तो ये क्या है, लगभग सॉलिड ही है ना। तो इसका एक क्या है, शेप है, आप सबको पता होगा इसकी शेप क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, ये रेक्टेंगल शेप का है। और जो भी आपके आसपास आप भी देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रही होंगी चीज़ें, जितनी भी ठोस है उनका कोई ना कोई एक आकार होगा, और आपको उसका आकार पता चल रहा होगा कि इसका आकार है कैसा। जैसे आपको पता ना ये बेलनाकार है, तो अब ये बेलनाकार ऐसा तो नहीं कि ये इस तरह से रखा हुआ है, थोड़ी देर बाद ये क्या हुआ, इसका अपने आप आकार बदल जाए, नहीं होगा ना। इसके लिए हमें परिवर्तन इसमें लाने पड़ेंगे, लेकिन हमें इसका क्या है, बिल्कुल पता है कि इसका आकार कैसा है, बेलनाकार है। तो ठोस की आप ऐसे भी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं कि जो इसमें आयतन होता है और आकार होता है वो दोनों ही कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं ना। इसमें जितनी भी प्लास्टिक इसको बनने में लगी हुई है, कोई भी शेप है, उसको बनने में जितना भी मटेरियल यूज हुआ है वो भी हमको पता होगा कि कितना मटेरियल इसमें यूज हुआ है ना। तो उसको क्या बोल देंगे, उसका आयतन। तो आयतन और आकार दोनों ही क्या होंगे, डेफिनेट होंगे, निश्चित होंगे, किसमें, सॉलिड में। यानी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन आकार दोनों ही निश्चित होते हैं, आपकी सॉलिड यानी कि ठोस कहलाती है। और इनके बीच में जो है कण बहुत ज़्यादा पास पास में होते हैं। लेकिन अब यहीं में अगर मैं यहाँ पे द्रव की बात आ जाऊँ, द्रव में देख लूँ, तो द्रव में सॉलिड यानी ठोस की अपेक्षा कण कैसे हैं, कणों के बीच में देखो, आपने जगह देखो, इसकी अपेक्षा दूर दूर नजर आ रहे हैं ना कण, तो इनके बीच में क्या होता है, जगह थोड़ी दूर दूर होती है, यानी जगह क्या होती है, ज़्यादा होती है, कण आपस में पास में नहीं होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विड यानी कि द्रव। अब ये दूर दूर क्यों है, क्योंकि इनके बीच में जो अंतराण्विक बल है वो क्या है, ठोस की अपेक्षा कम लगा होता है, और ये एक दूसरे को आकर्षित तो कर रहे हैं लेकिन उसकी अपेक्षा कम आकर्षित कर रहे होंगे, जिसके कारण क्या है, कम पास पास में है, यानी कि इनके बीच में जगह ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ठोस की अपेक्षा जगह ज़्यादा होगी, वो आपकी क्या होगी, द्रव। द्रव का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि आपका पानी है ना, दूध हो सकता है, और भी कई चीज़ें, तेल वगैरह है ना, ये सब क्या है, ये द्रव के उदाहरण हैं। अब द्रव आपने देखा होगा, अभी ऐसे ये पानी है ना, मैं किसकी बात करूँगा, आयतन और आकार की। पानी, 1 लीटर पानी आपने लिया और 1 लीटर की बोतल में भर दिया, तो बोतल का एक अलग आकार है। तो जो पानी है उसने बोतल का आकार ले लिया, लेकिन आपको ये तो ना तो पता ही है ना कि पानी कितना, 1 लीटर पानी, मतलब आपको आयतन इसका पता है कि पानी 1 लीटर है, मतलब आपको आयतन तो क्या हो गया, इसमें आयतन यानी वॉल्यूम तो इसका निश्चित हो चुका है। अब आपने उसको पानी को बोतल से निकाल कर किसी जग में रख लिया, तो जग की एक अलग शेप होगी। अब जग से निकाल कर किसी ऐसे बर्तन में रख दिया, उसकी कुछ अलग शेप है। और उसी पानी को आपने ज़मीन पे फैला दिया, तो आपने देखा होगा, मतलब ज़मीन पे फैलाने पे, बोतल में डालने पर, अलग अलग बर्तनों में डालने पर उस पानी का आकार हर बार बदल जा रहा है। मतलब हमने इससे क्या अंदाज़ लगाया कि द्रव अवस्था जो है, हमारा वॉल्यूम तो पता होता है, लेकिन इसका शेप का कोई पता नहीं होता कि किसकी शेप कैसी हो सकती है। यानी इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, किसी भी आकार में इसको जो परिवर्तित होता रहता है। यानी कि क्या होगा, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, आकार का कोई भी पता नहीं होता है, इसलिए इस अवस्था को हम द्रव अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगली पदार्थ की अवस्था क्या है, गैस, है ना। गैस में देखा होगा आपने, इसकी अपेक्षा देखो कण तो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है ना,
कण बहुत दूर दूर होंगे। और क्यों दूर दूर है? क्योंकि इनके बीच में जो अंतर आणविक बल है बहुत ही कम होता है, यानी कि लगभग नगण्य होता है ना। किसी गैस में ज़्यादा होता है लेकिन लगभग नगण्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कण जो होता है बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका गैस अवस्था हो गई, और इसके बीच कण बहुत दूर दूर है, यानी एक दूसरे को आकर्षित भी ये कम कर रहे हो, कर तो रहे हैं। पदार्थ की क्या है विशेषता तो है कि कणों की विशेषता करेंगे, लेकिन बहुत ही कम कर रहे होंगे, यानी कणों के बीच में रिक्त स्थान कैसा होगा? बहुत ही अधिक होगा, जैसा कि आपको इस फिगर में देखने को मिल रहा होगा, है ना। कण के देखो बहुत ज़्यादा दूर दूर है ना। तो इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे? गैस। अब गैस में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आयतन की और आकार की। जैसे कि इसका आयतन, अभी मेरे इस कमरे में, जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूँ इस क्लास में, तो इस क्लास में भी ना कोई तो गैस भरी होगी। अब इसमें कितनी गैस है तो मुझे तो नहीं इसका अंदाजा कितनी गैस है, तो मुझे तो इसका आयतन भी नहीं पता है ना। और अभी यही गैस बाहर जा रही है तो कोई पता नहीं कौन सा आकार ले रही है, आसमान में, हवा में, वायुमंडल में जाके मिल रही होगी, तो उसका आकार भी हम जो है नहीं बता सकते कि उस किस आकार में है। यानी कि पदार्थ यानी द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, यानी क्या होंगे इनके बारे में हमें नहीं पता, आयतन आकार कैसे हैं? अनिश्चित हैं, उस अवस्था को हम गैस अवस्था कहते हैं। अब पॉइंट आ जाता है कि क्या इन अवस्थाओं को आपस में परिवर्तन भी किया जा सकता है? क्वेश्चन अगर आ जाए कि क्या अवस्थाएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हो, तो आपका जवाब होना चाहिए यस, हम जो है इसका परिवर्तन कर सकते हैं। मैंने कुछ अवस्था परिवर्तनों के नाम जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो मैंने उसकी एक लिस्ट बना दी है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, है ना। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो देखिए इसी के लिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिख रखे हैं। क्या? एक तो है आपका ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और दूसरा है आपका दाब का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के ही इफेक्ट को जानेंगे, किस पे? कणों पे, है ना, क्योंकि कणों की विशेषता पढ़ रहे थे। तो किस तरह से अवस्थाओं में परिवर्तन होगा, मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप एक बोतल में पानी को भरेंगे और आप वह पानी अभी क्या है? द्रव अवस्था में, है ना। अब उस बोतल के पानी को आप फ्रिज में रख देते हैं तो देखते हैं कुछ घंटों बाद वो है जो है ठोस अवस्था में, यानी बर्फ का रूप ले लेती है ना। अब उसी अगर पानी को अगर हम गैस पे रख के उबालें तो देखा होगा थोड़ी समय बाद वो भाप बन के उड़ने लगते हैं, यानी कि वो गैस अवस्था में आ गई। यानी कि द्रव अवस्था से वो ठोस भी बन चुकी है और द्रव अवस्था से वो गैस भी बन चुकी है। यानी कि इससे क्या पता लग रहा है? अवस्थाओं में परिवर्तन किया जाना संभव है, बिल्कुल संभव है। यानी हम अवस्थाओं का परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं कुछ अलग अलग मेथडों के द्वारा। तो जैसे इफेक्ट क्या है? ताप का प्रभाव। तो देखो मैंने क्या बताया, आपके कण गतिशील होते हैं, तो ताप का प्रभाव इन कणों पे क्या पड़ता है? ये क्वेश्चन आपके जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि क्या ताप के बढ़ाने पे कण की गतिशील अवस्था अधिक हो जाती है या कम हो जाती है, या कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो देखिए ताप मतलब गर्मी, मतलब हीट, मतलब टेम्परेचर। आप ऑब्वियसली अपना खुद का एग्जांपल ले लीजिए। एक कमरे में अगर 10 व्यक्ति हो और अब वो क्या है थोड़े दूर दूर बैठे हैं, या उनको क्या कर दो थोड़े थोड़े पास में बैठा दो अब उनको, और उसमें कमरे में क्या चला दो? एक हीटर चला दो, वो भी गर्मियों के मौसम में, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्वाभाविक क्या वो व्यक्ति जो है दूर दूर हटने का प्रयास करेंगे, इतना दूर दूर हटेंगे कि बहुत ज़्यादा दूर दूर बैठ जाएंगे, है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा। तो सेम ही कंडीशन आप इससे याद रख सकते हैं कि जो पदार्थ यानी अवस्था में, यानी जो भी आपकी क्या है कण हैं, अब इन कणों में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर मतलब वही एग्जांपल ले लो, हीटर बढ़ रहा है यानी गर्मी बढ़ रही है, तापमान जो है बढ़ रहा है, तो तापमान बढ़ेंगे तो इनके जो कण क्या होंगे? एक दूसरे से दूर दूर हट जाएंगे, यानी जो इनकी गतिशील गति तो कर रहे, गति क्या होगी? इनकी गति जो है बढ़ जाएगी, यानी गति में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। और जो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान था, यानी कि जो खाली जगह थी, वो खाली जगह भी क्या होगी? भाई स्वाभाविक है, खाली जगह भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, यानी रिक्त स्थान ज़्यादा हो जाएगा। और रिक्त स्थान ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? वो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, इसके कण पास पास में, अगर मैं इसको क्या कर दूँ, टेम्परेचर देना शुरू कर दूँ, तापमान, तो इसके कण दूर दूर होंगे। जब कण दूर दूर होंगे तो ये वाली कंडीशन नहीं आएगी, ये वाली सिचुएशन हो सकती है। तो ये देखो आपकी लिक्विड हो गई, और ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया तो ये क्या हो सकता है? आपका गैस। जैसे कि आपने देखा सॉलिड, बर्फ होती है ना, बर्फ हमने फ्रिज में से निकाली तो उसमें क्या होता है? बाहर फ्रिज के तापमान से बाहर का तापमान क्या होता है? अधिक होता है। तो जो हमने बर्फ निकाली वो अभी क्या थी? ठोस अवस्था में थी। अब वही बर्फ जब उसको अधिक टेम्परेचर मिला तो उसके जो कण होंगे, कण क्या होंगे? दूर दूर चले जाएंगे, है ना। दूर दूर जाएंगे तो कण क्या होता है? जो बर्फ आपकी क्या होती है वो पानी में बदल जाती है ना। पानी मतलब द्रव अवस्था में बदल गई,
यानी बर्फ से पानी यानी क्या, सॉलिड से आपका क्या बन चुका है, लिक्विड बन गया। यानी क्यों बन गया, क्योंकि जो उसके कण थे वो दूर दूर चले गए, यानी क्या हो गए, कणों के बीच में खाली जगह क्या हो गई, ज्यादा हो गई, है ना। इसलिए क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन। क्यों, क्योंकि हमने तापमान बढ़ाया, क्यों, स्वाभाविक तापमान बढ़ चुका है बाहर, फ्रिज से बाहर। अब उसी पानी को हमने क्या रख दिया, एक बर्तन में रखा और गैस पे जो है, या किसी भी ऐसे बर्तन पे जिसमें क्या हो टेम्परेचर दे रहा हो, उसको हमने उसको गर्म करना शुरू कर दिया। जैसे पानी को बॉइलिंग करते, उबालना उसको शुरू कर दिया। अब पानी उबल रहा है तो क्या, देखो पहले टेम्परेचर उसको कम मिला था, अब हम उसको और ज़्यादा टेम्परेचर देना शुरू हो गए। तो ये जो कण होंगे ना, ये कण तो और भी ज़्यादा दूर दूर जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया ताप के प्रभाव से कण क्या होते हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान जो है बढ़ता है और इनकी गति क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है ना। अब देखो कण क्या है, यहाँ से कण और ज़्यादा दूर दूर हो गए। कण इस वाली कंडीशन में जा रहा है ना, कण क्या है, दूर दूर है। तो वही जो पानी आपका पहले बर्फ था वो पानी बन चुका है, अब वही पानी क्या होगा, भाप बन के आपका उड़ने लगेगा। यानी पानी यानी द्रव से क्या हो गई, अब तो गैस वाली कंडीशन आ गई, यानी कि अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। किससे, ताप से। तो इससे हमें क्या मिला, क्या जानकारी मिली, यानी कि ताप से यानी टेम्परेचर के इफेक्ट से हम अवस्थाओं में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। देखो हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो ठोस यानी बर्फ से हमने क्या बढ़ा दिया, जो आपका लिक्विड बना दिया यानी पानी। अब पानी को हमने गर्म किया यानी कि उसमें क्या कर दिया, और टेम्परेचर दिया, उसके कण और ज़्यादा दूर दूर हो गए और वो भाप बन के यानी कि गैस अवस्था में आ गया। ठीक है, तो ये थी क्या, ताप का प्रभाव। तो ताप के प्रभाव से आपने क्या है, अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, कणों के बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा हो जाता है और गतिशील जो है कणों की जो गति होती है, मोशन जो होती है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, और अंतराणविक बल भी क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि जब कण दूर दूर हो जाएंगे तो स्वाभाविक है अंतराणविक बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। अब दूसरा है क्या, दाब का प्रभाव। दाब यानी प्रेशर। ठीक है, आप देखा होगा किसी बैग में सामान वगैरह भरते हैं ना, है ना, या किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट में जिसमें कम जगह है, उसमें ज़्यादा सामान भरना है आपको, तो आप क्या करते हो, उसमें प्रेशर क्रिएट करके आप जगह बना देते हो और दूसरा सामान उस जगह पे रख देते हो। तुमने प्रेशर क्रिएट किया यानी दाब डाला। दाब डालने से क्या होगा, जो उसके जो सामान था वो पास पास में आ जाएगा। पहले दूर दूर था, अब वो तुमने प्रेशर क्रिएट किया, वो सामान क्या आ गया, पास पास में, मतलब वहाँ पर जगह होगी, आपने वहाँ पर दूसरा सामान रख दिया। यानी क्या सीखे हम, कि हम अगर दाब डालें तो जो इनके केज में कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है, हम इस रिक्त स्थान को कम कर सकते हैं। जो यानी जगह इनके बीच में है, इसको क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। किससे, दाब से। तो दाब से, जैसे कि ये क्या गैस है, अब इस पे क्या कर दिया, प्रेशर क्रिएट कर दिया, यानी दाब क्रिएट कर दिया, तो इसके जो कण क्या होंगे, पास पास में आ जाएंगे। और जब कण पास पास में आएंगे तो ये गैस वाली कंडीशन किस में पहुंच जाएगी, देखो इसमें कण पास पास में, यानी कि किस में पहुंच जाएगी, आपकी द्रव में। तो गैस से द्रव यानी अवस्था तो यहाँ पे परिवर्तन हो गई। तो दाब से भी क्या हो रहा है, दाब के इफेक्ट से क्या होता है, कण जो होते हैं गतिशील, इनकी गति कम हो जाती है। इसमें ताप से गति बढ़ रही थी, लेकिन दाब से गति क्या होगी, गति इनकी घट जाएगी। और कणों के बीच में इसमें क्या, ताप में रिक्त स्थान बढ़ रहा था, लेकिन दाब से डालने पे क्या हो रहा, रिक्त स्थान घटेगा। यानी कणों के बीच में खाली जगह घट जाती है, यानी कण क्या होते हैं, पास पास में आ जाते हैं। ठीक है, और जब कण पास पास में आएंगे तो गैस से मैंने क्या बना दिया था, द्रव, क्योंकि कणों में क्या डाला गया था, प्रेशर। प्रेशर से कण के आगे पास पास में, अब आ गया लिक्विड। अब क्या लिक्विड से भी ठोस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर अब इस पे और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करें तो जो इसके कण हैं और ज़्यादा पास पास में आ जाएंगे, है ना। यानी और जब कण पास पास में आ जाएंगे तो यही द्रव से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अवस्था यहाँ पे भी आपकी क्या हो चुकी है, परिवर्तित हो चुकी है। यानी दाब के प्रभाव से कणों की गति कम हो जाती है, रिक्त स्थान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और एक दूसरे को ही आकर्षण, इनके बीच में यानी अंतराणविक बल होता है वो बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, पास में आ रहे हैं। ठीक है, तो ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ताप के प्रभाव और दाब के प्रभाव से क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनता है तो एक्सपेक्टेशन करता हूं मैं ऐसी कि आप जो है अब गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो है कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ चुका है ना। तो देखो मैंने बताया आपकी अवस्थाओं के परिवर्तन, तो कुछ अवस्थाओं के परिवर्तन है जिनके नाम जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लेता है ना। जैसे कि क्या है, द्रव, द्रव से गैस। वही जैसे पानी को उबालना है, किसी भी दूध वगैरह को उबालना होता है तो उसमें क्या होता है, देखा होगा भाप बन के उड़ता है ना। हमारे वर्षा का पानी भी कैसा होता है, जो अभी नदी तालाब होती हैं तो सूर्य के धूप जो आती है उससे भाप बन के आपके एटमॉस्फेयर में जाता है। तो द्रव से जब गैस बनेगी, यानी लिक्विड से गैस जब आपकी कन्वर्ट होगी, कौन सी अवस्था में परिवर्तन होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वाष्पीकरण। यानी इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, वाष्पीकरण यानी वेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या गैस से द्रव बन सकते हैं, तो मैंने क्या बताया, अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है। अब गैस से द्रव बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, संघनन, है ना।
जैसे ऊपर देखो भाप बन के पानी जाता है, तो जो बादल बनते हैं उसमें क्या प्रक्रिया होती है, संघनन ही तो होता है, तभी तो वर्षा होती है। तो गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम, संघनन। अब अगला क्या है, क्या द्रव से ठोस बना सकते हैं? अरे आपने फ्रिज में जो पानी रखा था वो द्रव ही तो था, अब जो बर्फ बन गई वो क्या होगी, ठोस ही तो होगी। क्यों? क्योंकि वो जम गया, फ्रीज कर दिया ना, तो उसको क्या आगे द्रव से ठोस अवस्था को क्या बोलते हैं हम, जमना। ठीक है, और गैस से द्रव आपका संघनन। तो जमना क्या कहलाता है, लिक्विड से आप सॉलिड में कन्वर्ट कर दोगे तो वो आपका जमना कहलाएगा। अब क्या ठोस से द्रव बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है ठोस से द्रव। अगर उस बर्फ को हमने बाहर निकाल दिया, तापमान बढ़ गया, तो वो दोबारा से भी तो पानी बन जाता है ना। तो ठोस से द्रव, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम संगलन। क्या बोलेंगे, संगलन, यानी ठोस से द्रव में कन्वर्ट करना या द्रव अवस्था में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को संगलन के नाम से जानते हैं, है ना। अब अगला क्या है, ठोस से गैस। देखा मतलब कोई चीज़ ठोस है, वो डायरेक्ट उसको क्या कर दिया, वो गैस में कन्वर्ट हो गई, है ना। जैसे आपने देखा होगा हवन वगैरह होते हैं या कई चीज़ें होती हैं जिसमें हम कपूर वगैरह को जलाते हैं। क्या, कपूर। तो कपूर में क्या होता है, जैसे ही आप इसमें तीली वगैरह माचिस से जो भी इसमें जैसे ही आग लगाएंगे तो डायरेक्ट ये देखा होगा आपका भाप बन के उड़ जाता है, यानी धुआं के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी क्या होता है, सीधे ये गैस वाली कंडीशन आ जाती है, यानी गैस वाला अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो ठोस से गैस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ठोस से गैस बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। ठोस से गैस की प्रक्रिया को कहते क्या है, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या क्या इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, उदाहरण कपूर। एक एग्जाम्पल और है नौसादर, अमोनियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं नौसादर। ठीक है, NH4Cl। तो ये भी नौसादर भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, ठोस से डायरेक्ट ये गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। और गैस से ठोस, यानी गैस पे क्या कर दो, प्रेशर क्रिएट कर दो, और क्या होगा, उसके कण बहुत ज़्यादा पास में आते जाएंगे, तो गैस से ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निक्षेपण कहलाती है ना। देखो गैस से भी क्या होता है, द्रव भी मैंने बताया। गैस से द्रव क्या कहलाता है, संघनन। ठीक है, गैस से द्रव बनना। जैसे देखा होगा किसी भी सिलेंडर में जब गैस भरते हैं तो ऊपर से क्या करते हैं, हम सिलेंडर रख देते हैं, उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, तो आपने देखना वो सिलेंडर के इधर उधर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं आपको, पानी की बूंदें, है ना। वो पानी की बूंदें नहीं होती, वो गैस ही होती है, क्योंकि गैस जो है आपकी द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी अवस्थाओं में परिवर्तन। किस अवस्था में परिवर्तन को किस नाम से जानते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेंगे ने। द्रव से गैस में क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण बोलते हैं, और गैस से द्रव को आप संघनन बोलेंगे, और द्रव से अगर आप ठोस बनाते हो तो उसको हम जमना बोल देंगे। ठोस से द्रव यानी संगलन हो गया, ठीक है, यानी बर्फ का पिघलना हो गया। ठोस से गैस यानी कि क्या हो गया, वही मैंने बताया नौसादर, यानी कि आपका कपूर वाला भी एग्जाम्पल हो गया। ऊर्ध्वपातन हो गया, और गैस से ठोस आपका निक्षेपण हो गया। ठीक है, ये पूरा चैप्टर था, बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन आपके एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड में हो जा रहा हूँ, है ना। एक्सपेक्टेशन करता हूँ आपने उम्मीद कर लिया होगा जो है आपका स्क्रीनशॉट, और ऐसी उम्मीद भी करते हैं कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और ऐसे ही आप हमारे साथ में जुड़ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए।